नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर और टॉपिक का नाम है एथनोग्राफी। अब इस टॉपिक को शामिल किया गया है राजस्थान पीएससी के सिलेबस में और यूजीसी नेट के सिलेबस में। साथ ही साथ सॉरी साथ ही साथ इसे शामिल किया गया है एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। निर्जातीय लेखन क्या होता है या निर्जातीय प्रतिवेदन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो निर्जातीय विवरण क्या है, निर्जातीय लेखन क्या है, अलग अलग शब्द हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी इंग्लिश में एक ही शब्द है, वो है एथनोग्राफी। ये एथनोग्राफी है क्या? ये किस प्रकार से सहभागी अवलोकन और साक्षात्कार, दो ऐसी विधियां हैं, ठीक है, तथ्य संग्रह की, तथ्यों के विश्लेषण करने की, जिसमें दोनों का मिलन हो जाता है। तो आसान भाषा में कहें तो एथनोग्राफी क्या हुआ? सहभागी अवलोकन करने के दौरान जब आप सहभाग किसी समूह में शामिल होते हैं, सहभागी अवलोकन करते हैं, उस समूह के सदस्यों के साथ जो आप साक्षात्कार करते हैं और साक्षात्कार करने के दौरान जो आप कहीं ना कहीं उनकी मनोदशा को समझने की कोशिश करते हैं, दृष्टिकोण से जानने का अध्ययन करते हैं, उसका लेखन करते हैं, इसी अवधारणा को कहा जाता है निर्जातीय लेखन या निर्जातीय, ठीक है, प्रतिवेदन। तो आज हम शुरुआत करेंगे इसी टॉपिक से। टॉपिक का नाम है निर्जातीय विवरण या निर्जातीय लेखन, ठीक है, एथनोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। पहली बात तो ये किस प्रकार का अनुसंधान है, क्या ये तथ्यों का आंकड़ों की बात करता है कि नहीं, ये दृष्टिकोण को समझने की बात है। जब आप सहभागी अवलोकन करते हैं, जब आप साक्षात्कार करते हैं और इन दोनों विधियों का संगम हो जाता है, इस विधि के दौरान आप सामने वाले की जो साक्षात्कार करता है, जिसकी आप अनुसंधान कर रहे हैं जिस क्षेत्र में जाकर, उसके जो प्रतिभागी हैं उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि निर्जातीय लेखन किस प्रकार का है, इस प्रकार की विधि है, गुणात्मक अनुसंधान की विधि है, परिणात्मक अनुसंधान की विधि नहीं है। यहाँ पे आप तथ्यों का, आंकड़ों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आंकड़े इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह हो गया कि निर्जातीय लेखन या एथनोग्राफी गुणात्मक अनुसंधान की पद्धति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें अवलोकन और साक्षात्कार दोनों विधियों का संगम होता है, क्योंकि आप किसी क्षेत्र में जाते हैं, वहां पे प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं और साथ ही साथ अवलोकन करने के दौरान समूह के सदस्यों के साथ साक्षात्कार भी करते हैं। याद रखिए, इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन और साक्षात्कार दोनों विधियों का इस्तेमाल किया जाता है निर्जातीय लेखन के अंतर्गत। साथ ही साथ इसका पर्पस क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है किसी विशेष समुदाय, जाति या समूह की सामाजिक संरचना, उनकी परंपराओं, उनकी जीवन शैली की गहरी समझ को समझना। अगर आप किसी जनजातीय समाज का अध्ययन करना चाहते हैं, उनकी किसी परंपरा का समझना चाहते हैं, तो आप जनजातीय समुदाय के पास जाते हैं, उस समुदाय में घुलते मिलते हैं, उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, जनजातीय समुदाय के सदस्यों के साथ साक्षात्कार करते हैं, ताकि उनकी परंपराओं, उनकी जीवन शैली की गहरी समझ आपसे विकसित हो सके। इसी अध्ययन को, ठीक है, इसी विवरण को निर्जातीय लेखन कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? इसमें जो अनुसंधान करता होता है, शोध करता होता है, वो किसी समुदाय या समूह के साथ रहकर उनके रीति रिवाजों का, परंपराओं का, अंतःक्रियाओं का विस्तृत अवलोकन करता है और उसे लिखित रूप में क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इसका मतलब निर्जातीय लेखन में प्रत्यक्ष अवलोकन भी हो रहा है, सदस्यों के साथ साक्षात्कार भी हो रहा है, साथ ही साथ उसके लिखित रूप में उसको तैयार भी किया जा रहा है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये देखा जाए तो काफी विस्तृत विधि है अपने आप में, और इस प्रकार के जो अनुसंधान होते हैं, इस प्रकार का जो काम होता है अनुसंधान के दौरान, ये काफी प्रमाणित हो जाता है। ठीक है, तो निर्जातीय लेखन आपको क्लियर हो गया होगा कि निर्जातीय लेखन होता क्या है। अब परिभाषाओं की बात करें तो निर्जातीय लेखन की आधारशिला रखने वाले मेलिनोवस्की थे। याद रखिएगा, इन्होंने जो टोबियाडा द्वीप समूह पर जो अध्ययन किया, इसी अध्ययन से कहीं ना कहीं एथनोग्राफी, निर्जातीय विवरण को बढ़ावा मिला। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि निर्जातीय लेखन की आधारशिला किसने रखी? मेलिनोवस्की ने रखी थी। अभी हम पढ़ेंगे सारे अध्ययनों को। तो मेलिनोवस्की क्या कहते हैं? मेलिनोवस्की यह कहते हैं कि निर्जातीय लेखन का मतलब क्या है? किसी विशेष समाज के लोगों के दृष्टिकोण, उनकी जीवन शैली, उनके सांस्कृतिक अर्थों को समझने की प्रक्रिया, जिससे शोधकर्ता स्वयं उस समाज में जाकर गहन अध्ययन करता है। यानी आसान भाषा में कहें, जब अनुसंधानकर्ता जिस क्षेत्र का अध्ययन करना है, जिस समुदाय का अध्ययन करना है, उस क्षेत्र में जाकर
ठीक है, उस समुदाय विशेष के लोगों से मिलकर, ठीक है, उनके दृष्टिकोण, उनकी जीवन शैली, उनकी सांस्कृतिक अर्थों को समझने की कोशिश करता है। अपने दृष्टिकोण से नहीं, उनके दृष्टिकोण से, ये परंपराओं को वो क्यों मानते हैं, इस परंपरा को पालन क्यों करते हैं, इस प्रकार की धार्मिक क्रियाएं क्यों करते हैं। जब उस दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तब इसे कहा जाता है निर्जातीय विवरण। यहाँ पे एक तो होता है कि भाई सहभागी अवलोकन, यानी आप जो सुपर अवलोकन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपने क्या कर लिया, एक दृष्टिकोण डेवलप कर लिया और उसका अध्ययन कर लिया। उसको निजाती विवरण नहीं कहा जाएगा। निजाती विवरण तब होगा जब सामने वाले के दृष्टिकोण से जो परंपराओं को पालन करते हैं, वो परंपराओं का पालन क्यों कर रहे हैं, जब उनसे पूछा जाएगा, उसके पीछे की गहरी समझ को समझा जाएगा, तब इसे निजातीय प्रतिवेदन या निजाती विवरण कहा जाता है। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है, मेलिनोवस्की की। जॉन बुअर क्या कहते हैं, जॉन बुअर ये कहते हैं कि समाजशास्त्र में ये निजातीय जो प्रतिवेदन है या निजातीय लेखन है, याद रखिएगा, ये निजातीयवाद की हम बात करेंगे आगे जाकर, जो एथनोग्राफी है ये अपने आप में क्या है, गुणात्मक पद्धति है। इसको तो अभी हमने समझा, क्योंकि ये आंकड़ों की बात नहीं करती, दृष्टिकोण की बात करती है, अप्रोच की बात करती है, जिसमें अनुसंधानकर्ता समुदाय को सदस्यों के दृष्टिकोण से दुनिया को समझने की बात करता है, ना कि अपने दृष्टिकोण से। अवलोकन में क्या होता है, याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन। अवलोकन में केवल आप चीजों को देखते हैं और अपने दृष्टिकोण से उसको नोट करते हैं, लेकिन निर्जातीय लेखन में यानी एथनोग्राफी में आप सामने वाले के दृष्टिकोण से उस समुदाय के लोगों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं और उनके दृष्टिकोण से चीजों को समझकर उनका लेखन करते हैं। यह मूल अंतर होता है अवलोकन में और कहीं ना कहीं निजातीय लेखन में, क्योंकि अवलोकन में केवल आप चीजों को देख रहे हैं अपने दृष्टिकोण से, लेकिन एथनोग्राफी में आप देख भी रहे हैं और उनके साथ साक्षात्कार करके उनके दृष्टिकोण को जान भी रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि निर्जातीयवाद में, या सॉरी माफ कीजिएगा, एथनोग्राफी में, निर्जातीय लेखन में, निजातीय विवरण में साक्षात्कार और अवलोकन दोनों विधियों का समावेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं निर्जातीय लेखन की विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता तो यही है कि यह प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर वहां की गतिविधियों में भाग लेकर उनके सदस्यों के साथ शामिल होकर अध्ययन करता है। इसलिए पहली बात तो ये सुनी सुनाया अध्ययन नहीं होता, प्रत्यक्ष अवलोकन होता है इसमें। दूसरा, साक्षात्कार। इसमें किसी भी घटना को किसी भी समुदाय के बीच जाकर जब अवलोकन किया जाता है, तो समुदायों के सदस्यों के साथ बातचीत करके, साक्षात्कार करके उनके दृष्टिकोण को जानने का प्रयास होता है, ना कि अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखा जाता है। ठीक है। तीसरा, प्राकृतिक संदर्भ होता है। कहीं ना कहीं निजातीय लेखन में प्रयोगशाला जो होती है, याद रखिए, कृत्रिम परिस्थितियां नहीं होती हैं, कोई कृत्रिम व्यवहारों का अध्ययन नहीं होता है। एक प्रकार से नेचुरल बिहेवियर की स्टडी करी जाती है। एक समुदाय के भीतर शामिल हुआ जाता है, उनके बीच खान पान बढ़ता है, धीरे धीरे समुदाय के सदस्य उससे कहीं ना कहीं घुल मिल जाते हैं, साक्षात्कार होता है, तो धीरे धीरे अपनी जो गोपनीय बातें होती हैं, इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता उनके लिए अपरिचित नहीं रह जाता। इस विधि में कहीं ना कहीं वो परिचित की तरह व्यवहार करने लगते हैं और खुलकर अपनी बातों को रखने लगते हैं, यानी उनका बिहेवियर नेचुरल होता है, ना कि आर्टिफिशियल। निजातीय लेखन की ये विशेषता होती है। चौथा, निजातीय लेखन में जो अप्रोच होती है वो व्याख्यात्मक विश्लेषण होता है। ये केवल आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखता है, बल्कि समूह के अनुभव क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, वो किसी भी सांस्कृतिक संदर्भ में क्या अर्थ लगाते हैं, इस दृष्टिकोण से व्याख्या की जाती है, ना कि केवल आंकड़ों या तथ्यों के बेसिस पर। ठीक है, ये होती है किसकी विशेषताएं, निर्जातीय लेखन की विशेषताएं। अब पर्पस क्या है निर्जातीय लेखन के, ये भी क्लियर होना चाहिए। निर्जातीय लेखन का सबसे पहला पर्पस है गहरी समझ विकसित करना। यानी जब किसी भी समाज में या किसी भी संस्कृति का अध्ययन करते हैं, किसी समुदाय, किसी जनजातीय परिवेश का अध्ययन करते हैं, तो उसकी गहरी समझ आपको तभी विकसित होगी जब आप उस समुदाय के बीच में रहकर उसका अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, समाज में प्रचलित परंपराओं, नियमों, मूल्यों को समझने के लिए भी ये लेखन पद्धति काफी कारगर साबित होती है, आने वाले अनुसंधानकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। तीसरा, हाशिए पर मौजूद समुदायों, अल्पसंख्यकों की समस्याओं को उजागर करने में सक्षम होती है, क्योंकि आप दूर से देखकर अच्छा लगता है कि जनजातीय समुदाय है, पहाड़ों पर रहते हैं, कितना अच्छा मौसम है। लेकिन किसी उत्तराखंड में या किसी हिमाचल प्रदेश में जो जनजातियां पहाड़ों पर निवास करती हैं, ठीक है, शीत ऋतु के दौरान उनकी क्या समस्याएं होंगी, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कितने अच्छे स्वर्ग में रह रहे हैं।
लेकिन उनके पास पीने के पानी की समस्या भी संकट खड़ा हो जाता है। सोचिए, क्योंकि बर्फ पिघलेगी, उस पानी को घर तक पहुंचाना है। आपने तो घर में बड़ा आसान होता है हमारे लिए कि हमने नल खोला, पानी आ गया, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इतनी आसानी से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। उनको पानी का इकट्ठा करना होता है, संचय करना होता है, पानी को संग्रह करना होता है। तो कभी कभी उनके दृष्टिकोण से जानना जरूरी है। इस प्रकार के अध्ययन तभी समझ में आते हैं जब आप हाशिए पर जो उससे समुदाय है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, जो भेदभाव झेल रहा है समुदाय, जो कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट चुका है, उसकी समस्याओं को तभी समझ पाएंगे जब आप इस प्रकार के अध्ययनों को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ सामाजिक व्यवहार, भाषा, संचार के तरीकों का अध्ययन करने में भी ये दृष्टिकोण या ये कहीं ना कहीं पद्धति कारगर साबित होती है। क्योंकि आप देखिए, किसी प्रकार का जो बिहेवियर होता है, इसमें आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं आता, प्राकृतिक व्यवहार होता है सदस्यों का, उनकी भाषा, उनका संचार करने का तरीका, ये सब जानने को मिलता है आपको इस प्रकार के अध्ययन में। अगर आप दूर से बैठकर अध्ययन करें, आप प्रश्नावली या अनुसूची का इस्तेमाल करके इस प्रकार के अध्ययन नहीं कर सकते। आपको उनके बीच में शामिल होना पड़ेगा। भाषा भी अच्छी चीज होती है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती है। भाषा के टोन कैसी है, किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है शब्दों का, ये भी मायने रखता है। यही सब चीजें, गहराई जो होती है, वो निजातीय लेखन के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है। अब आती है प्रमुख निजातीय लेखन कौन कौन से रहे हैं। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है यूजीसी नेट के एग्जाम में, और राजस्थान पीएचडी में, मध्य प्रदेश पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, राजस्थान पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, झारखंड पीजीटी के एग्जाम में, हर एग्जाम में निजातीय लेखन के टॉपिक को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि निजातीय लेखन में सबसे फेमस लेखन कौन कौन से हैं जो काफी चर्चित अध्ययन रहे हैं, आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। सबसे पहला आता है मेलिनोवस्की का। यहाँ पे इन्होंने एग्रोनट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में जो स्टडी करी थी ट्रोबियांडा द्वीप समूह पर, ठीक है, वहां पर पापुआ न्यू गिनी में ट्रोबियांडा द्वीप समूह पर जो अध्ययन किया, उस अध्ययन को उन्होंने इस किताब में प्रस्तुत किया। और ये अध्ययन करते समय उन्होंने कौन सी अप्रोच अपनाई? भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड को अपनाया था। भागीदारी अवलोकन किया, यानी सहभागी अवलोकन किया, और सहभागी अवलोकन करके ट्रोबियांडा द्वीप समूह पर रहने वाली जनजातियों की परंपराओं को समझने की कोशिश करी। कूला विनिमय प्रणाली के बारे में बताया, उनके अनुष्ठानों के बारे में बताया, उनके अनुष्ठानों की प्रथा क्या होती है, लाबोला प्रथा क्या होती है, खुला प्रथा क्या होती है, ये सारी चीजों का विस्तृत अध्ययन कर पाए कौन? मेलिनोवस्की। कौन सी विधि के द्वारा? निजातीय लेखन पद्धति के द्वारा। तो निजातीय लेखनों में मेलिनोवस्की का नाम काफी चर्चित है, क्योंकि इन्हीं का ये अध्ययन जो है आगे जाकर क्या हुआ, इसी अध्ययन ने, मेलिनोवस्की के 1922 के इसी स्टडी ने, देखा जाए तो निजातीय लेखन की, एथनोग्राफी की नींव रखी थी। इसके अलावा फिर आते हैं मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड ने क्या किया? इन्होंने 1928 में कमिंग ऑफ एज इन समोआ, ठीक है, प्रशांत महासागर के द्वीप का अध्ययन किया, और यहाँ पर इन्होंने समोआ द्वीप की स्टडी करके यहाँ पर किशोरावस्था और लिंग भूमिकाओं का अध्ययन किया, और पश्चिमी समाजों, समाओं के बीच में जो किशोर हैं, इनके पालन पोषण की, ठीक है, जो तुलना करी है कि समोआ द्वीप पर रहने वाले जो किशोर हैं, इनका पालन पोषण कैसे होता है, और पश्चिमी समाजों में बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है, किशोरों का पालन पोषण कैसे होता है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया। और इस तुलनात्मक अध्ययन को करते हुए, ठीक है, समोआ द्वीप पर इन्होंने स्टडी करी थी। ये भी अपने आप में निजातीय लेखन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमिंग ऑफ एज इन समोआ, ठीक है, 1928 में किताब आई थी, इसने किया है? मार्गरेट मीड ने स्टडी करी है, ठीक है। फिर आते हैं इवान प्रिचार्ड। इवान प्रिचार्ड ने क्या किया? इनकी किताब है द नूअर, 1940 में ये स्टडी करी थी इन्होंने। नूअर जनजाति है सूडान में रहने वाली, तो सूडान में रहने वाली नूअर जनजाति का अध्ययन किया किसने? इवान प्रिचार्ड ने। और इवान प्रिचार्ड ने इस स्टडी के बाद नूअर जनजाति में जो गोत्र आधारित सामाजिक परंपरा है, जो पशुपालन प्रणाली है, इसके बारे में उल्लेखित किया कि गोत्र सिस्टम कैसे काम करता है नूअर जनजाति में, और कहीं ना कहीं पशुपालन सिस्टम कैसे काम करता है। उनकी अनौपचारिक न्याय प्रणाली, उनकी लीडरशिप के बारे में, कई सारी राजनीतिक संगठन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई दुनिया को, किसने? आपके इवान प्रिचार्ड ने। तो इवान प्रिचार्ड से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अफ्रीका में सूडान की नूअर जनजाति का अध्ययन किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन राजस्थान पीएचडी में असिस्टेंट प्रोफेसर में खूब आते हैं। याद रखिएगा, अध्ययनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये किताब द नूअर, किसकी लेखक कौन है? इवान प्रिचार्ड है। कब लिखी? 1940 में लिखी। इवान प्रिचार्ड ने सूडान की नूअर में जनजाति का अध्ययन करके किस विषय पर अध्ययन किया? उनकी गोत्र व्यवस्था पर अध्ययन किया, उनकी पशुपालन अर्थव्यवस्था को समझने पर अध्ययन किया, उनकी अनौपचारिक न्याय प्रणाली,
उनका जो पूरा लीडरशिप सिस्टम है उसकी स्टडी करी थी। क्लियर यहां तक? यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्लिफर्ड गीस ने, याद रखिए, हमने पढ़ा भी था, पूरा टॉपिक है यूजीसी नेट में। इन्होंने जो इंडोनेशिया के बाली में स्टडी करी थी और एक बड़ी फेमस किताब लिखी, डीप प्ले नोट ऑफ द बालिनीज कोक फाइट। कोक फाइट मतलब क्या होता है? जो मुर्गों की लड़ाई होती है, इसकी स्टडी करी थी इंडोनेशिया के बाली में, और बताया कि कोक फाइट केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि मुर्गों की लड़ाई होती है इंडोनेशिया के बाली में, वो वहां के समाज के एक प्रकार से जुड़ा हुआ है, किससे? परिस्थिति से। क्योंकि जिसकी मुर्गा जीत जाता है, समाज में उसकी परिस्थिति ऊंची हो जाती है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो मुर्गा लड़ाई को परिस्थिति निर्धारित करने का एक माध्यम बताया था। ठीक है, किसने? आपके क्लिफर्ड गीस ने। इन्होंने बताया कि संस्कृति प्रतीकों, प्रतीकात्मकता का विश्लेषण किया और एक बड़ा महत्वपूर्ण अप्रोच डेवलप करी थी, आपने पढ़ी भी होगी, थिक डिस्क्रिप्शन की अवधारणा प्रतिपादित की। ये थिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है? हम किसी घटना को देखते हैं तो हम उसको वही सतही स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं, जबकि उसके मायने काफी अलग होते हैं। जैसे इंडोनेशिया में मुर्गों की लड़ाई जो होती है, कोई व्यक्ति, आप और हम जैसे लोग देखें मुर्गे की लड़ाई भारत में भी होती है, तो हमें हमें केवल एक प्रकार से वो क्या लगता है? सट्टा लगता है कि मुर्गे की लड़ाई में पैसा लगा है, तो उसको हम केवल एक सट्टेबाजी वाली घटना के रूप में देखते हैं। जबकि इंडोनेशिया में मुर्गे की लड़ाई को क्या माना जाता है? उसको समाज में परिस्थिति निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। जिसका मुर्गा जीत जाता है, समाज में उसकी रैंक, समाज में उसका सम्मान बढ़ जाता है। यानी उसके मायने काफी अलग हैं, याद रखिए। वो केवल, ठीक है, केवल लड़ाई नहीं है, मुर्गे की लड़ाई नहीं है, वो केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। इसी को कहा जाता है थिक डिस्क्रिप्शन, यानी इसके जो गाढ़ा अध्ययन कहते हैं, याद रखिए, मोटी व्याख्या कहते हैं। तो इस प्रकार के जो अध्ययन हुए निजातीय लेखन के माध्यम से, वो अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग क्षेत्रों में किए हैं। लेकिन मेलिनोवस्की का जो अध्ययन था, वो सभी प्रकार के अध्ययनों के लिए आधारशिला बना 1922 में। एम.एन. श्रीनिवासन ने भी, याद रखिए, निजातीय लेखन किया। एम.एन. श्रीनिवासन ने भी निजातीय लेखन, एथनो आपकी ग्राफी पर काम किया, और एथनोग्राफी के अंतर्गत द रिमेम्बर्ड विलेज नाम की किताब लिखी 1976 में। इसमें इन्होंने कर्नाटक में, याद रखिएगा, रामपुरा गांव का अध्ययन किया, और इसी गांव का अध्ययन करते हुए इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा प्रतिपादित करी थी, प्रभु जाति की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इन्होंने यहाँ पर संस्कृतिकरण की अवधारणा को स्पष्ट किया, और साथ ही साथ प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है, ये समझाने का प्रयास किया। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि एम.एन. श्रीनिवास ने, ठीक है, एथनोग्राफी के आधार पर किस पुस्तक की रचना करी है, या कौन सी पुस्तक आपके एम.एन. श्रीनिवास की एथनोग्राफी पर आधारित है? आंसर क्या आएगा? द रिमेम्बर्ड विलेज, याद रखिएगा। इसके अलावा पॉल विलिस ने भी अध्ययन किया। और हाँ, कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक है, कल से क्लास होगी। पिछले 3 दिनों से एमसीक्यू वाली क्लास नहीं हुई है, यूट्यूब पर क्लास होगी, याद रखिए, और आपके एप्लीकेशन पर भी लेक्चर होगा। ठीक है, कल से बुधवार से ये लेक्चर शुरू हो जाएगा। चलिए, अब बात आती है पॉल विलिस। पॉल विलिस ने क्या किया? पॉल विलिस ने लर्निंग टू लेबर 1977 में स्टडी करी, ब्रिटेन में कामकाजी वर्ग के युवा कार्यस्थल पर और शिक्षा के बीच में संबंधों को जानने के लिए, कि जो युवक कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं और जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको जानने के लिए ब्रिटेन के कामकाजी वर्ग पर अध्ययन किया, और उसमें शामिल होकर अध्ययन किया, उनसे साक्षात्कार किया 1977 में, और किताब लिखी लर्निंग टू लेबर। इसमें इस किताब के माध्यम से, इस अध्ययन के माध्यम से, ठीक है, पॉल विलिस ने समझाने का प्रयास किया कि स्कूलों में मौजूद वर्ग जो आधारित भेदभाव है और जो कार्य संस्कृति है, वो कैसे काम करती है। कि जो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और जो युवा काम कर रहे हैं कार्यस्थल पर, उनकी एजुकेशन किस प्रकार से उनका सपोर्ट करती है, और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके पास किस प्रकार का कार्यस्थल प्राप्त होता है उनको, इसके बीच के संबंधों को जानने का प्रयास किया। ठीक है, पॉल विलिस ने अपने इस अध्ययन के माध्यम से। ठीक है, क्लियर यहां तक? फिर आते हैं पियरे बोर्दियू। पियरे बोर्दियू ने अपने एथनोग्राफी में क्या काम किया? पियरे बोर्दियू ने अल्जीरिया में काम किया, याद रखिएगा। ठीक है, अल्जीरिया में काम किया है। यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखिए, हमेशा अध्ययन क्षेत्र बड़े आपको मालूम होने चाहिए। तो अल्जीरिया में अध्ययन क्षेत्र में अपना एथनोग्राफी को अपनाया, और अल्जीरिया में जाकर अध्ययन करते हुए किताब लिखी आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। 1977 में ये किताब पब्लिश हुई थी, आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। इस किताब के माध्यम से इन्होंने अध्ययन के माध्यम से सामाजिक पूंजी, हमने पढ़ा भी था, सोशल कैपिटल, याद रखिएगा, और कल्चरल कैपिटल की अवधारणा को प्रतिपादित किया। कल्चरल कैपिटल की अवधारणा काफी व्यापक है, हम पढ़ चुके हैं।
पीरियड वर्दी वाले टॉपिक में हमने कवर किया भी था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने इसी अध्ययन के दौरान हैबिटस की अवधारणा जो समाज में शक्ति और संरचना को दर्शाती है, ठीक है, सोशल रिप्रोडक्शन की अवधारणा कि सामाजिक पुनरुत्पादन कैसे काम करता है, इन सब बातों पर अध्ययन किया, निजातीय लेखन किया था। तो अल्जीरिया में जाकर, ठीक है, अध्ययन किया और आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस 1977 में एक किताब लिखी। तो ये रचना भी इनकी एथनोग्राफी के आधार पर लिखी गई है, यानी किसी क्षेत्र में जाओ, वहां जाकर वहां के समाज को समझो, सहभागी अवलोकन करो, साक्षात्कार करो और उनके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। यही होता है निर्जातीयवाद, ऐसे ही तो कहते हैं निर्जातीय लेखन। भारत में हम बात करें तो आपके एम.एन. श्रीनिवास के साथ साथ सुजीत सिन्हा, याद रखिएगा, इन्होंने भी एथनोग्राफी को अपनाया और द ट्राइबल पॉलिटिक्स एंड द स्टेट सिस्टम इन प्री कॉलोनी ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, ये पूरा इन्होंने अध्ययन किया इस क्षेत्रों में जाकर। और इन्होंने पूर्वोत्तर भारत और झारखंड की जनजातियों का अध्ययन एथनोग्राफी के बेसिस पर किया। और एथनोग्राफी के बेसिस पर इन्होंने जनजातीय समाज की जो राजनीतिक संरचना है और औपनिवेशिक काल में जो आदिवासी राज्य व्यवस्थाएं होती थी, ठीक है, जनजातीय समाजों की जो स्वायत्त व्यवस्था होती है, उसको समझने का काम किया है। तो ऐसे कई सारे अध्ययन हुए हैं, याद रखिए, जो किससे संबंधित थे, जो संबंधित थे निर्जातीय लेखन से। तो एथनोग्राफी काफी छोटा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, चाहे आप राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें या यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे आने की संभावनाएं हमेशा से ज्यादा रही है। कोई डाउट इसमें? तो ये आज हमारा चौथा लेक्चर था, याद रखिए। तो प्रतिदिन हमारे लेक्चरों की संख्या बढ़ती जाएगी, टॉपिक बाय टॉपिक चीजें हम बढ़ाते जाएंगे। तो निजातीय लेखन क्या होता है, ये हमने समझने का काम प्रयास किया। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ये भी हमने समझा। तो निजातीय लेखन क्या है, ये से स्पष्ट हो गया। ये साक्षात्कार और सहभागी अवलोकन पद्धति का मिक्सचर है अपने आप में। लेकिन इसमें याद रखिएगा, सहभागी अवलोकन पद्धति में आप केवल अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, जबकि निजातीय लेखन में, एथनोग्राफी में, आप सामने वाले के दृष्टिकोण से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये मूल अंतर होता है सहभागी अवलोकन में और निजातीय लेखन में। दूसरा, यहाँ पे आंकड़ों तथ्यों का महत्व नहीं होता, इसलिए परिणात्मक अध्ययन नहीं है, ये गुणात्मक अध्ययन होता है। और तीसरा, इसे स्पष्ट करने का, इसकी आधारशिला रखने का श्रेय जाता है मैलिनोवस्की को। ठीक है, साथ ही साथ मैलिनोवस्की ने क्या काम किया, एम.एस. श्रीनिवास ने क्या काम किया, पॉल बेलिस ने क्या स्टडी करी, ये सुजीत सिन्हा ने क्या अध्ययन किया, इन सब बातों पर हमने चर्चा करी है निजातीय लेखन के अंतर्गत। कहने को ये टॉपिक बड़ा छोटा सा है, किताबों में आधे पेज में, एक पेज में लिख दिया जाता है फॉर्मेलिटी के नाम पर, लेकिन हमने आपको काफी विस्तृत रूप से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है निजातीय लेखन से। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारे लेक्चरों की संख्या बढ़ती जाएगी। आज हमने लगभग 4 लेक्चर पूरे किए हैं। ठीक है, सुबह हमने एक टॉपिक कवर किया था, सुबह 2 लेक्चर हुए थे, शाम को भी 4 बजे एक लेक्चर हुआ था और एक लेक्चर अभी हमारा हुआ है। ठीक है, लेक्चरों की संख्या भी 4 हुई है। गुरुवार शुक्रवार से धीरे धीरे 4 से बढ़कर 5 और 6 लेक्चर भी हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। ठीक है, क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, कोशिश कीजिए लाइव क्लास करने की। नहीं कर पाते हैं तो लेक्चरों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, यही कारण है कि थोड़ा आपको समय निकालना होगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कल से हमारा जो यूट्यूब पर क्लास होती थी, एप्लीकेशन पे क्लास होती है, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली, वो भी शुरू हो जाएगी। तो अभी छुट्टियों के चलते पहले 2 से 3 दिनों में नहीं हो पाई है वो क्लास, लेकिन धीरे धीरे कल से हमारा पहला लेक्चर 25 क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। और कल का जो 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, यानी सतत विकास पर। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा आपके हर सिलेबस में शामिल की गई है, इसलिए उससे संबंधित 25 प्रश्नों को हम कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कल सुबह मुलाकात होगी, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे के लेक्चर में हम 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लाइव क्लासेस होंगी, एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।